कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ छुपा कर रख दूँ मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखूँ उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा देश, क्योंकि खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बाय प्रदीप सर यूट्यूब चैनल पर मैं प्रदीप सहरावत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हमारे देश में किसानों को लेकर चल रहा है, किसान धरने पर बैठे हुए हैं और मैं बात ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी एक स्पेशल वर्ग को सपोर्ट कर रहा हूँ। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर आप किसानों को क्यों सपोर्ट कर रहे हो। देखो, सपोर्ट करने वाली बात ये नहीं है कि मैं सबसे बड़ी बात तो मैं खुद भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि भाई किसान गलत है या नहीं है, इसीलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और सभी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है मुझे पहले ये बात बताओ। एक सरकार के दलालों को छोड़कर बाकी सभी लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात आती है, लोग सोचते हैं कि ये हमारे हक की लड़ाई नहीं है, ये तो किसानों की लड़ाई है, सिर्फ उनकी अकेली लड़ाई है, उनको लड़ने दो। तो मैं बात बता दूं, सन 1757 में जब प्लासी का युद्ध चल रहा था ना, उस समय सिराजुद्दौला अकेला अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था। और जब वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहा था ना, तो दूसरी रियासतों के राजाओं ने एक ही बात कही थी कि हम इसमें भाग क्यों ले, ये तो अकेली सिराजुद्दौला की लड़ाई है। और सिराजुद्दौला के हारने के बाद अंजाम क्या हुआ था, पूरा देश अंग्रेजों का गुलाम बन गया था। वहीं से हमारे देश की गुलामी की जो नींव है वो रखी गई थी 1757 की प्लासी। अगर वो सभी के सभी उसमें उसके साथ शामिल हो जाते ना, सिराजुद्दौला का साथ दे देते, तो अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत देश के गुलाम बना सके और उसके ऊपर अपना कब्जा कर सके। इसी तरह से मैं एक बात और कहूंगा, जिस तरह से आज ये किसानों के साथ हो रहा है, उनके जो अधिकार हैं वो उनसे छीने जा रहे हैं, उसी तरह से ये कल एक दूसरे वर्ग के साथ भी हो सकता है। कल ये दुकानदारों के लिए भी कोई नया कानून पास कर सकते हैं, भाई इससे दुकानदार सारे मारे जाएंगे, उस तरह से जिस तरह से आज किसान फंसे हुए हैं। तो उस तरह से परसों फिर किसी और के लिए बना देंगे। मतलब एक एक करके सभी को इसी तरह से डुबोने का काम कर देगी ये सरकार, अगर इसको इस तरह से खुले जोड़े इसके छोड़ दिए जाएं तो बस इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई देखो, अगर हक के लिए लड़ रहे हैं, एक आदमी गलत हो सकता है, लेकिन ये लाखों करोड़ों आदमी गलत नहीं हो सकते। मैं खुद सिंगू बॉर्डर पे जाके आया हूँ परसों, 2 दिन पहले। मैंने वहाँ पे जाके देखा है किस तरह से वहाँ पर इतनी ठंड का मौसम है और लोग किस तरह से, बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी भी, ऊपर से लोग मर रहे हैं। हमारे देश में ना, मैं तुम लोगों को एक बात और बता दूं, हमारे देश के अंदर एक तो औरत की इज्जत, एक किसी सैनिक की जिंदगी और एक किसान, ये 3 आदमी हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। बाकी हर चीज़ हमारे देश की सबसे ज़्यादा कीमती है, बाकी हर चीज़ की जो कीमत है वो ज़्यादा है, लेकिन इन तीनों की जो कीमत है वो बिल्कुल हमारे देश में नहीं है। तो इसीलिए मतलब एक किसान एक अन्नदाता होता है, जिसके बिना, जो हमारे लिए फसल पैदा करता है, जो जिसके अन्न से हम अपना पेट भरते हैं, हम अपना गुजारा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, फैक्ट्रियों में, आप किसी फैक्ट्री में चले जाओ, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद लो, उसका जो रेट होता है वो खुद जो ओनर होता है वो डिसाइड करता है, मेरी ये चीज़ इतने रुपए में बिकेगी। लेकिन किसान के खेत में फसल उगती है, वो कभी भी अपनी फसल का रेट अपने आप डिसाइड नहीं करता है, जो सरकार डिसाइड करती है वो उसी को लेता है। अब यहाँ पर उसके साथ इस चीज़ को भी उससे छीना जा रहा है। तो इसीलिए किसान आज सड़कों के ऊपर खड़ा हुआ है। बस इससे ज़्यादा बात मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना कहूँगा कि अगर किसी को सच्चाई का नहीं पता है तो वो एक बार किसी गांव में जाए, 2-4 किसानों के पास बैठे, जाके मिले उनसे, फिर उसको पता चल जाएगा कि मैं सच हूँ, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अब आगे हम बात करते हैं, हमने HSSC मैथ्स मैराथन की क्लासेस स्टार्ट की हुई है, तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम हमारा बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका है, तो उसको देखते हुए अब मैं बात करना चाहूँगा आज का जो अपना टॉपिक है, वेक्टर। तो भाई जो वेक्टर का जो टॉपिक है, हमने अभी तक 2 सीटें इसकी पहले कर चुके हैं, आज ये जो है तीसरी सीट की हम बात करेंगे। इससे पहले हमने मैग्नीट्यूड निकालना, यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, इससे जुड़े हुए कई तरह के सवाल कर लिए थे। और वो सारे सवाल इतने ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए कि उनमें से ही पेपर के अंदर सवाल देखने को मिलेगा। लगातार ये तीसरी क्लास अब वेक्टर की आ गई है, इसके बाद एक क्लास और बचेगी, उसमें प्रीवियस ईयर के पेपर कराऊंगा और वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है वेक्टर के अंदर, इतना ही वेक्टर बहुत है तुम्हारे लिए। अगर तुमने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो हर क्लास की PDF आपको मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम पर मिल रही है, आप वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं पिन करवा दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से भी आप उसको ओपन कर सकते हो और उससे जुड़ सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, तो आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। इससे पहले हमने जो क्लास की है, 2 सीट हमने की है, उसमें हमने डॉट प्रोडक्ट भी कर लिया है। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि भी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में डिफरेंस क्या है।
सबसे पहली बात, जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ये बात तुम लोग पहले ही मैं बता चुका हूँ, इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। ये बात तुम लोगों के माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। इन सभी चीज़ों के नोट्स बना लेना अपने। कुछ बच्चों ने नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स मुझे अपने कम से कम भी 15-20 बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। पहले एक लड़की ने, पूजा नाम की लड़की ने मेरे पास अपने नोट्स की जो स्क्रीनशॉट है, फोटो है, वो भेजी थी टेलीग्राम पर, उसने भेजी थी। उसके बाद मैंने अनाउंस किया था पीछे वाली क्लास में। उसके बाद कम से कम भी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, 15-20 बच्चों ने मुझे अपने नोट्स की जो फोटो है वो भेज दी हैं। अब सभी बच्चों के यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो समझने की कोशिश करना। और उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियो है। मैं नहीं चाहता कि इस क्लास के अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, इसीलिए ये सारी क्लासेज भी ऑफलाइन होती हैं, क्योंकि कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिल सके और जो आपका क्वालिटी टाइम है वो क्वालिटी टाइम आपको मिल सके, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो अभी मैं बात करूंगा, मतलब सभी बच्चों का, अब मुझे नाम भी ध्यान नहीं है इतने बच्चों का, मतलब काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास भेजे हैं। तो मैं इन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैं आप लोगों को सिर्फ यही बात कहूँगा कि आप इन नोट्स को है ना प्रैक्टिस करते रहना, और कहीं से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक मैंने करवाए हैं मैराथन क्लासेज में, उन टॉपिक्स में, और फिर पेपर में जाना और पेपर देकर वापस आना, और फिर पेपर देने के बाद उन सवालों को मैच करना। आपको फर्क नज़र आ जाएगा कि आपने जो पढ़ा था वो आपके काम आया या फिर वो टोटली वेस्टेज थी। दोनों चीज़ें आप देखने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये चीज़ मेरे काम नहीं आई या फिर ये चीज़ मेरे काम आई। क्योंकि अगर आपके वो चीज़ काम नहीं आती है तो गुनहगार मैं हूँ, और अगर वो चीज़ आपके काम आती है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा है उस चीज़ का। तो उस चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है आप लोगों को। तो भी अब टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की मैंने बात की थी। सबसे पहले हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट निकाला था, तो मैंने कहा था कि भाई ये एक अदिश राशि आएगी, एक स्केलर क्वांटिटी आती है हमारे पास निकल कर। लेकिन जब भी हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो एक वेक्टर, वो एक सदिश राशि आती है। अब सदिश और वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर तो हमारा जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो हम इनको डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे ना, तो एक डिजिट में नंबर आता था हमारे पास, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वो आई, जे और के, इस तरह से हम लिखते हैं ना, आई कैप, जे कैप, के कैप। ये क्या होती है? ये डायरेक्शंस होती हैं, ये डायरेक्शंस दी होती हैं हमें। इन डायरेक्शंस के साथ हमारे पास जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट के साथ सोल्व करके तब करेंगे, तो हमारे पास ये आई, जे और के की फॉर्म में आएगी वैल्यू, और उसी को हम क्या कहेंगे, वही हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसके साथ ये आई, जे और के लग जाता है। ये हमारी क्या होती है? डायरेक्शंस होती है। और वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जिसकी डायरेक्शन हमें दी होती है। और इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, इनके साथ कुछ भी होता है, कोफिशिएंट दिया होता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशो। अब दूसरी बात मैं करता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, आगे पीछे लिख देते, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन दोनों को हम कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में एक डिफरेंस आ जाएगा। जब भी हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, तो वो हमारा इक्वल किसके हो जाएगा? अगर हमें सेम उसमें लिखना है, बी वेक्टर और ए वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास ये नेगेटिव में आएगा, माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा जब आगे पीछे इनको आपस में लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम इक्वल करेंगे एक दूसरे के। आगे चलकर सवालों में आएगी ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये चीजें नोट डाउन करने की हैं। यहाँ पर हमने डॉट प्रोडक्ट में मैंने कहा था भी कोस थीटा की बात करेंगे हम। कोस थीटा का जो फार्मूला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, और डिवाइड बाय हमने क्या था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अब साइन थीटा की हम बात करेंगे। यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वो याद कर लेना और साथ में लिख लेना अपनी। साइन थीटा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? जो फार्मूला बनेगा हमारा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये सारी बातें मैं बताऊंगा कि ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा। आगे जब सवाल करेंगे ना, तो सीधे इनसे जुड़े हुए ही सवाल आएंगे। अब एक बात और करते हैं यहाँ पर, जब भी डॉट प्रोडक्ट के अंदर ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर दिया होता था, तो हमारा उनका जो डॉट प्रोडक्ट था वो 0 के इक्वल आता था। क्यों आता था? क्योंकि कोस 90 हमारा किसके इक्वल होता है भाई? 0 डिग्री के इक्वल होता है। कोस 90 हमारा 0 के इक्वल होता है, कोस 90 डिग्री पर 0 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जब भी हमारा ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर, ये एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समानांतर होंगे, तभी हमारा क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 यहाँ पर वेक्टर आएगा।
मैंने कहा था ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी हमेशा, तो वेक्टर आएगा। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, जीरो वेक्टर हमारा इस तरह से लिखा जाता है प्लस 0j प्लस 0k, और इनके ऊपर कैप जरूर लगाते रहना, अगर मैं भूल जाऊं तो बाय मिस्टेक लगा लेना, मैं बार बार यही बात कहता हूं, ठीक है। अब दूसरी बात मैं यहाँ पर कहूंगा, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब ये है कि जो एंगल है वो है 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, साइन 0 डिग्री हमारा 0 के इक्वल होता है, ठीक है भाई। और आगे हम बात कर लेते हैं ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी कि ए जब किसी एक वेक्टर हमारे पास दिया होता था, चाहे ए दिया हो चाहे बी, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते थे, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। ए वेक्टर को ए वेक्टर से हमने इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो वो हमारा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा था। ये सीट नंबर 2 में अच्छे से पढ़ चुके हैं हम। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, जब हम उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर से करेंगे, या फिर इस तरह से वो बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर से करेंगे, या फिर सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर से करेंगे, तो ये सारे के सारे हमारे 0 के इक्वल हो जाएंगे। ये बात रट लेना, ये बात नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, सीधे सीधे सवाल इनसे पेपर में आ जाते हैं। कई बार ऐसा भी आ सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर किसके इक्वल है, ऑप्शन देगा 4। इसी तरह के सवाल पेपर में आएंगे, छोटे छोटे, ज्यादा टाइम टेकिंग सवाल नहीं आएंगे, ज्यादा लेंथी सवाल नहीं आएंगे। और यहाँ पर फिर एरिया की बात आएगी। हमने डॉट प्रोडक्ट में एरिया भी निकाला था, सारी चीजें निकाली थी, लेकिन यहाँ पर अगर क्रॉस प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें एरिया ऑफ पैरेललियोग्राम, पहले इसका चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का एरिया देख लेते हैं। कोई भी चतुर्भुज दी हो, मतलब किसी भी तरह का कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो, या वो रेक्टेंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे दे, इस तरह से हमारे पास कोई, मान लीजिए ये एक हमारी समानांतर चतुर्भुज बन गई, पैरेललियोग्राम बन गई, तो उसमें ये साइड हमारी क्या है ए, और ये साइड हमारी क्या है बी। इस तरह से हमारी दो साइड दी होंगी, ए वेक्टर, ये ए साइड हमारी ए वेक्टर होगी, ये साइड हमारी बी वेक्टर होगी। ये एडजेसेंट साइड होती हैं, ये संलग्न भुजाएं होती हैं, यहाँ पर आपस में अटैच होती हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सीधा सीधा कोई भी चतुर्भुज, किसी भी तरह की क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें निकालना हो, तो हमें ए वेक्टर, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालकर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। उन दोनों का ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर और उनका मैग्नीट्यूड, बस सीधा हमारा इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब दूसरी बात, मैं ट्रायंगल की बात करूंगा। हमारे पास कोई ट्रायंगल दे दे, किसी भी तरह की ट्रायंगल हो हमारे पास, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, राइट एंगल ट्रायंगल दे दे, या इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दे, कुछ भी दे दे, स्केलन दे दे, कुछ भी दे दे, हमें कुछ नहीं करना है। हमें सीधा सीधा जो हमने एक पैरेललियोग्राम का एरिया निकाला था ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और उसका 1/2 से मल्टीप्लाई, बस इतना करना है, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। इससे जुड़े हुए भी सवाल होंगे, इससे जुड़े हुए, इस सेट के अंदर इन सभी से जुड़े हुए सवाल होंगे। सारे सवालों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ तुम लोगों को बेहद ही बेहतरीन तरीके से समझ में भी आई होगी। तो भैया अगर समझ में चीज़ें आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और साथ ही अपने साथियों के साथ, अपने ग्रुप में, जहाँ पर भी हो सकता है, देखो शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे भी उसका थोड़ा सा परिणाम तो चाहिए ही होता है। बाकी तुम लोग पेपर में जब सक्सेसफुल हो जाओगे और आकर मुझे बताओगे कि सर पढ़ा था और आ गया, तो बस मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट तो वही होगा। लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दिया करो, उसके लिए भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करूँगा। तो भाई बस इतना, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सवालों के जरिए से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। तो भाई सवाल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, सीट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला सवाल देखो, सीधा सीधा ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें। तो हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं। ए वेक्टर क्या है हमारा 1, पहले इनको लिख लेता हूं मैं। ए वेक्टर दिया हुआ है हमारा i -7j + 7k, -7j + 7k। और हमारा बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, पर बी वेक्टर और लिख लेता हूं मैं, 3i - 2j + 2k। तो ये इस तरह से हमारे पास दो वेक्टर दिए हुए हैं, इनके ऊपर कैप लगा लेना, इनको टोपी जरूर पहना देना,
ठीक है भाई, टोपी पहना देना इनको। और आगे हमें करना क्या है, देखो हमें इसका करना ए वेक्टर और बी वेक्टर का पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और फिर इसका मैग्नीट्यूड। ये दो स्टेप हमें इस सवाल के अंदर फॉलो करने पड़ेंगे। एग्जामिनर क्या करेगा, पेपर के अंदर इसमें से एक चीज भी पूछ सकता है, दोनों चीजें भी पूछ सकता है। इससे जुड़ा हुआ सवाल पेपर में आ भी चुका है, जब मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगा तो देख भी लेना। तो भाई यहाँ पर देखो हमें सीधा सीधा पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब सवाल उठता है कि सर ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका तो आपने बताया ही नहीं, तो हम कैसे निकालें। तो ये जो क्लास है हमारी सीट नंबर 3, ये सीधी सीधी क्रॉस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, मैं बार बार बता चुका हूँ। तो इससे जुड़े हुए सवाल इसी सीट में करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाएगा वही क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दिखाता हूँ मैं इस तरह से। इसमें डिटर्मिनेंट लेना होता है, पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे इसको और फिर उसको सोल्व करेंगे। जैसे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। यहाँ पर चाहे कोई भी वेक्टर दिया हो, बाकी सारा सेम डॉट प्रोडक्ट की तरह दिया होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के, ये डायरेक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं, इनके ऊपर कैप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये देखो इनके साथ कोफिशिएंट क्या क्या दिए हुए हैं। जो डायरेक्शन रेशो दिया हुआ है आई, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन रेशो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये 1, ये -7 और ये 7। अब यहाँ पर दिया हुआ है ये 3, ये -2 और ये 2। इनके कोफिशिएंट लिख लेते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर के और यहाँ पर बी वेक्टर के। अगर सी वेक्टर दिया होता तो यहाँ पर सी वेक्टर के, डी वेक्टर दिया होता तो यहाँ पर डी वेक्टर के, जितने भी दिए होंगे उतने ही लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। सीधी सी बात, मैट्रिक्स के टॉपिक में मैंने डिटर्मिनेंट सोल्व करके दिखा रखे हैं, उस क्लास को देखना, वहां से भी समझ में आ जाएगा। अगर वहां से नहीं समझ पाए हो तो यहाँ से समझना। इनमें होता क्या है, देखो जो आई होता है ना, आई वाले के साथ हम हमेशा जब भी इनको लिखो ना, यहाँ पर आई जे और के, यहाँ पर इस तरह से इनके साइन लिख लेना, प्लस नेगेटिव और प्लस, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। क्योंकि आई के साथ आई के डायरेक्शन का जो डायरेक्शन रेशो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में लेंगे हम, और ये नेगेटिव में लेंगे और ये हम पॉजिटिव में। इनके साथ ये साइन लेते हैं, लेकिन उसके बाद साइन चेंज भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा इनके मल्टीप्लाई के ऊपर, इनके साइंस के ऊपर। आगे समझो, यहाँ पर लिखेंगे आई के सामने कोई साइन नहीं लगाना है, आई ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये वाला कॉलम और ये वाला रो छोड़ देंगे। यानी कि जब हम आई के बारे में बात कर रहे हैं तो इन चीजों को हम भूल जाएंगे जो आई के साथ में आई के एडजेसेंट हैं, यानी कि ये वाली रो और ये वाला कॉलम जिसमें आई दिया हुआ है उसको छोड़ दो, बाकी इसके बारे में बात करो। तो यहां पर करेंगे कैसे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इधर से इधर फिर इधर से इधर, पहले ये वाला लेंगे फिर ये वाला। तो 2 और 7 का जो मल्टीप्लाई होगा माइनस के 7 का, माइनस का 14 और माइनस का साइन लगाएंगे, 7 दूनी 14, ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस का। लेकिन जब इसके सामने माइनस का साइन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा इसके सामने। और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का साइन जे, माइनस का साइन जे, पहले प्लस का आता है फिर माइनस का फिर प्लस का, इस तरह से चलता है ये। और मैं अच्छे से समझा चुका हूँ डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में। तो अब देखो यहाँ पर इस बार हमें करना क्या है, हमें इस बार जे वाले, मतलब जिसके अंदर जो जे है उस वाला कॉलम और उसी वाला रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ो। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई बनेगा हमारा 2, और 2 3 और 7 का मल्टीप्लाई बनेगा माइनस में 21 प्लस के, इनके ऊपर कैप भी लगाते रहना साथ के साथ, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में आएगा, मैंने कहा था। तो के यहाँ पर के जो हमारे आएंगे, के का जो कोफिशिएंट बनेगा, ये कोफिशिएंट निकाल रहे हैं हम इनके। तो यहाँ पर करना क्या है, ये जो के वाली जो के वाला जो कॉलम दिया हुआ है ये छोड़ दो, और के वाली जो रो दी हुई है ये छोड़ दो। तो हमारे पास बचा क्या, ये हमने रो छोड़ दी, ये हमने कॉलम छोड़ दिया। तो हमारे पास अब देखो क्या क्या बच गया है इसके अंदर। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ ये वाले और ये वाले, ये 4 चीजें बच गई हैं, ठीक है। मतलब इनका मल्टीप्लाई माइनस करेंगे इनका मल्टीप्लाई, तो माइनस के 2 और 1 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा माइनस के 2, और माइनस के 7 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा भाई माइनस के 21, और माइनस का साइन था तो प्लस के 21 हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे प्लस के 21। अब आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो माइनस के 14 और प्लस के 14 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0i माइनस, ये कितना है हमारा 21 माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो माइनस के 21, और बाहर आएगा तो बाहर साइन किसका है माइनस का, तो ये प्लस के 19 जे हो जाएगा।
आगे अभी साइन हम नहीं लगाएंगे, पहले हम देखेंगे कि क्या बनेगा। माइनस के 2 और प्लस के 21 है, तो ये प्लस के 19 के हो जाएगा। ठीक है, 0 आई लिखा हुआ है, यानी कि आई का कोफिशिएंट 0 है, इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। हमारे पास ये वाली फॉर्म बन के आ गई वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट के बाद। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारे पास निकल के आया। मैंने क्या कहा था, जब भी हम ए वेक्टर और बी वेक्टर या किसी भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, एक सदिश राशि आती है, और सदिश राशि का मतलब है ये डायरेक्शन उसकी दी हुई है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में वो सीधे सीधे आ जाती थी, कुछ भी आ जाता था, ये आई जे और के उसके साथ नहीं लगता था। तो अब हमें करना क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहां पर करते हैं मैग्नीट्यूड को, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम यहां पर निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने वाला फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, इनके साथ जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं उनके स्क्वायर का सम और अंडर दी रूट। तो 19 का स्क्वायर 361 प्लस 19 का स्क्वायर 361 किसके बराबर हो जाएगा भाई, ये हमारा हो जाएगा 722 के इक्वल। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 361 के साथ 2 की गुणा। तो ये 361 जो है किस चीज का स्क्वायर है हमारा, ये 19 का स्क्वायर है, और ये रूट 2 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 19 रूट 2 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, अब आया समझ में या फिर दोबारा समझाऊं? देखो मैं हर किसी भी सवाल को समझाता हूं, उसको पहले समझाता हूं और फिर उसके बाद क्या करता हूं, एक बार उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं फिर से करूंगा। और कुछ बच्चे जिस तरह से मैं सवालों को समझाने के बाद अब मुझे हंसी आती है, तो भाई मैं क्या करूं, मेरी हंसी को लेकर भी बच्चों के कई तरह के कमेंट आते हैं। कुछ बच्चे तो मुझे स्पेशली मैसेज करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो भाई मतलब सबका देखो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है करवाने का सवाल, किस तरह से पढ़ाने का तरीका कहूँगा मैं, सवाल करवाने का तो नहीं। मतलब कोई किसी तरह से, कोई कॉमेडी करके पढ़ाना पसंद करता है, कोई भाई शायरी करके पढ़ाना पसंद करता है। तो भाई मैं सवाल सोल्व करने के बाद हंसना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक बहुत भारी चीज़ यहाँ पर समझा देता हूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स फील करता हूँ कि भाई बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई हो, तो मुझे खुशी होती है और उस खुशी में मैं हंसता हूँ। अब मेरी हंसी किसी को रावण जैसी लगे या फिर मेरी हंसी किसी को किसी और के जैसी लगे, तो भाई वो मुझे मतलब हो सकता है कि भाई सबका अपना अपना नजरिया होता है हर चीज़ को सोचने का, देखने का। तो भाई मैं इसी तरह से हंसता हूँ, चाहे मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, किसी तरह से भी ये अपना अपना तरीका होता है। भाई सबका अलग अलग, आप लोग देखते भी होंगे यूट्यूब के ऊपर दुनिया भर के टीचर पढ़ाते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का और सोल्व करने का, समझाने का, हर चीज़ अलग अलग होती है, थोड़ा सा डिफरेंस सभी के अंदर होता है। तो भाई सबका अपना 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 मैनेज करना सीखो। तो भाई दूसरी बात अब देखते हैं हमने क्या किया था। यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो बस कुछ भी नहीं था इस सवाल के अंदर, हमने उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, फिर हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया। जैसे ही हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये एक वेक्टर फॉर्म आ गई, ये हमारे पास बन के आ गया। फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना था। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं था, इनके जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम करके अंडर दी रूट कर दिया, और ये हमारे पास निकल के आ गया। बोलो हाँ। चलो भाई स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर। यहाँ पर वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाया गया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 वेक्टर हमें दिए हुए हैं, दोनों को लिख लेते हैं। ए वेक्टर में क्या दिया है, 3i प्लस 2j प्लस 2k, 3i प्लस 2j प्लस 2k। और ये बी वेक्टर हमें दिया है, एक दूसरा वेक्टर जो है वो क्या दिया हुआ है, i प्लस 2j माइनस 2k, i प्लस 2j माइनस 2k। इस तरह से हमारे पास वेक्टर दिए हुए हैं 2, ए वेक्टर और बी वेक्टर। और फिर हमें आगे इसमें करना क्या है, हमें यहाँ पर ईच ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इनका यूनिट वेक्टर निकालना है हमें। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ये बनेगा हमारा, और एक ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर इनका
यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो समझने वाली बात है, इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसे सवाल मैं पहले भी करवा चुका हूँ। हमारे पास दो वेक्टर दे दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था। तो क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड निकालने से पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इन दोनों वेक्टर का, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा भाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी किस तरह से, तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पर पहले ए प्लस बी लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको सोल्व करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट है ना उनको आपस में ऐड कर दो, 3i और i, ये इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये हो जाएगा 4i प्लस ये हो जाएगा 4j, ये और ये ऐड करेंगे, ये और ये ऐड करेंगे तो प्लस ये हो जाएगा 0k, ये प्लस के 2k और ये माइनस के 2k है। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इनको माइनस कर देते हैं इन दोनों को आपस में, तो माइनस करेंगे a में से b को, a में से b को माइनस करो, 3i माइनस 1j तो बनेगा ये 2i, 3i माइनस 2i प्लस यहाँ पर 2i माइनस 2j, तो ये भी हो जाएगा हमारा क्या 0j, और आगे क्या लिखेंगे इसको 2i प्लस 2k प्लस 2k प्लस का ये हो जाएगा मेरा 4k। ठीक है, इनके ऊपर लगा देना भाई ये कैप वैप जो भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये 0 आ गया हमारा j और k, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, हम इस वेक्टर को ना पूरे को, चलो छोड़ो, सीधा सीधा इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से निकालना है हमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, इनको एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इनके कोफिशिएंट लिखो, यहाँ पर 4 और ये 0, यहाँ पर ये 2, ये 0 और ये 4, इस तरह से लिखेंगे। तो आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास हम पहले i का लेंगे, इनके ऊपर साइन लिख लेना हमेशा, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, ये काम की चीज़ है। तो i ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, तो 4 चौके 16 माइनस 0 माइनस j ब्रैकेट स्टार्ट, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये बनेगा 4 चौके 16 माइनस 2 और 0 की गुणा कितनी बनेगी भाई 0 प्लस k के साथ ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस 4 दूनी 8, ये हमारे पास बच जाएंगे। इनको कैप टोपी पहनाना मैं भूल गया। अब आगे देखो, ये 16 में से 0 जाएगा तो ये बनेगा मेरे पास 16i माइनस, ये 16 क्या है प्लस का है, 0 जाएगा तो 16 ही बचेगा, तो माइनस 16j बाहर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 8, ये माइनस का 8k हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये मेरा बन गया। और इसको मैं पूरा जो ये मेरे पास बना है ना, इसको मैं मान लेता हूँ ये सी वेक्टर के इक्वल आ गया, क्योंकि बार बार इतना बड़ा लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें ये एक यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में इसको हमें शो करना है। तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या होता है, इस तरह से, जैसे सी वेक्टर मैंने इसको पूरा मान लिया, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। क्या भाई, सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। यहाँ पर ए भी हो सकता था, ए वेक्टर जिस तरह से हम कर रहे थे, जो भी वेरिएबल हमारे पास होगा हम उसी को यहाँ पर फार्मूले के अंदर लेने की कोशिश करते हैं, लेते हैं उसको। तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। ये पूरा हमारा सी वेक्टर के इक्वल आ गया। अब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है हमें, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम, 256 प्लस इसका 256 प्लस 64, ये कितना हो जाएगा हमारा 250 कितना हो जाएगा भाई 500, 512 प्लस 64 कितना हो जाएगा हमारा 512 और 64 576, यानी कि ये हमारा 24 का स्क्वायर है। ये हमारा किसका स्क्वायर है भाई, 24 का स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या है, हमें यहाँ पर इसको निकालना है, इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। तो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में पहले ऊपर लिखेंगे ये वाली फॉर्म सी वेक्टर। तो सी वेक्टर हमारा क्या है, 16i ऊपर कैप माइनस 16j और माइनस 8k, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, मैग्नीट्यूड से, 24 से। मतलब क्या है, ये जो 24 नीचे दिया हुआ ये सभी के साथ अलग अलग है, तो इसको सभी के साथ अलग अलग लिख देते हैं। यहाँ पर इस तरह के सवाल कर चुके हैं हम सीट नंबर 2 में भी और सीट नंबर 1 में भी, करवाए थे ऐसे ही सवाल। तो अब यहाँ से इनको थोड़ा सा और सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 8 से जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 2/3i माइनस 2/3j और माइनस 1/3k।
के। इस तरह से ये हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसान सवाल था, इस सवाल के अंदर ज्यादा कुछ था नहीं बच्चों। देखो उसने क्या कहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे बार बार अगर तुम मेरे सामने बैठे होते ना इन सवालों को करते टाइम, तुम्हारा मुंह देखने लायक होता। ऐसे मुंह, मतलब ऐसे मुंह खोल के, जब बच्चों की समझ में सवाल नहीं आता ना, सवाल चल रहा होता है क्लास में, तो कैसे करते हैं वो, ऐसे मुंह खोल के बैठ जाते हैं। ये क्या हो गया। समझाता हूँ, आराम से समझो इस सवाल को। देखो इस सवाल में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल उसने क्या कहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एक यूनिट वेक्टर की फॉर्म में हमें लिख के दिखाना है। तो हमारे पास उसने दो वेक्टर दिए थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमने पहले उनको आपस में ऐड किया, फिर उनको आपस में माइनस किया, तो ये नए वेक्टर हमारे पास बन गए। इनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हमेशा डिटर्मिनेंट बनेगा, डिटर्मिनेंट का सोल को एक्सपेंड करना था हमने। तो इसको हमने पूरे को सी वेक्टर के इक्वल मान लिया, क्योंकि फिर इतना लंबा लिखना, यहाँ पर फार्मूला लिखता मैं इस तरह से पूरा पूरा, तो थोड़ा सा यहाँ पर तुम लोगों के लिए और ज्यादा लेंथी हो जाता, मुश्किल हो जाता। और हमारा काम क्या है, जितने कम टाइम में हम सवाल को कर सकते हैं। ये सवाल करने में मुश्किल से 20 से 30 सेकंड का समय लगेगा, जब पेन से कॉपी के ऊपर करोगे, जब तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। यहाँ पर एक एक चीज मुझे लिख के समझानी पड़ रही है, इसलिए 5-10 मिनट लग जाते हैं एक सवाल को करने में। तो भाई आगे देखो क्या करना है। तो यहाँ पर हमने सी वेक्टर निकाल लिया, यहाँ पर वेक्टर की फॉर्म आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो मैग्नीट्यूड ये आ गया हमारा। मैग्नीट्यूड का हमें पता है इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। अब आगे देखो, मैग्नीट्यूड हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखना। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर क्या डॉट प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आ सकता है। देखो भाई डॉट प्रोडक्ट का ऐसा है, अभी तक कभी मैंने अपनी लाइफ में किसी का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं देखा है, लेकिन क्या पता हो भी जाए। अगर वो हो गया तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम डॉट प्रोडक्ट को नेगेटिव नहीं लेते। लेकिन मैग्नीट्यूड हमारा अगर नेगेटिव में पहली बात तो आता नहीं है, लेकिन अगर आ भी गया तो हम उसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लोगे, और डॉट प्रोडक्ट कभी भी अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको नेगेटिव ले लेना, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है कि भाई जो हमारा नेगेटिव आता है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे, हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हमारे पास फार्मूला दिया होता है यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है ये हमारा क्या है, सी वेक्टर डिवाइड बाय सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कोई भी वेक्टर हो जिसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर हमने ये ऊपर वेक्टर लिया और इसका मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा क्या आ गया निकल के, इसका हमारा यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आ गया ये। तो भाई समझे सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ वेक्टर ए वेक्टर मेक्स एन एंगल पाई बाय 3 with I, पाई बाय 4 with J and an acute angle theta with K. Then find theta and hence the components of a vector. तो यहाँ पर हमें एंगल दिए हुए हैं, जो I डायरेक्शन है उसके साथ एंगल दिया है, J के साथ एंगल दिया हुआ है, और K के साथ एक न्यून कोण उसने दिया हुआ है। न्यून कोण क्या होता है हमारा, जो लेस देन 60 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री होता है न्यून कोण। तो एक्यूट एंगल के बारे में अब हमें यहाँ पर एंगल निकालना है, और साथ के साथ हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एक्यूट एंगल थीटा। देन फाइंड थीटा द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, वो तो ए वेक्टर के कंपोनेंट ये निकल के आ जाएंगे हमारे पास। ए वेक्टर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो देखो भाई होता क्या है हमारे पास, अमूमन क्या दिया होता है, ए वेक्टर हमारे पास इस तरह से दिया होता है कि xi प्लस yj प्लस zk, ये एक बेस फॉर्म होती है वेक्टर की। इसको a1 a2 a3 भी लिख सकते हैं हम, ये y के ऊपर लगाओ, a1 a2 a3 भी लिख सकते हैं, इसको कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये x y और z मैंने अभी बताया है, ये क्या होते हैं हमारे, यहाँ पर जो x y और z ये हमारे डायरेक्शन रेशो दिए होते हैं, और हमारे पास ये जो i j और k है ये क्या होती है हमारी, ये डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर के अंदर। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसने, हमें यहाँ पर एक तो i के साथ जो एंगल बन रहा है वो दे रखा है उसने। i के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या दिया हुआ है, इन एंगल्स को हम कोस थीटा में लेंगे। अब यहाँ पर i के साथ जो एंगल दिया है वो क्या दिया हुआ उसने हमें, पाई बाय 3। इसको सीधा ऐसे लिखो पहले, पाई बाय 3। J के साथ जो एंगल दिया है वो दिया पाई बाय 4, और K के साथ जो एंगल है हमारा वो हमें निकालना है। वो हमें क्या करना है, निकालना है। और ये जो एंगल की जो वैल्यू आएंगी वही हमारे क्या होंगी, यहाँ पर x y और z के
जगह पे आएंगी। लेकिन जब भी हमें इस तरह से कोई फॉर्म दे देता है तो हमारे क्या होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वहां पर एल, एम और एन की फॉर्म में हम अपने कोफिशिएंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वेक्टर बन जाएगा, ए वेक्टर, वो बनेगा हमारा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। इस एल की वैल्यू हमें पता है, एम की पता है हमें, और एन की हमें नहीं पता है। और उसने एक चीज हमें कह दी है, ये जो वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। उसने ये बात पहले ही बोल दिया कि ये जो वेक्टर दिया हमें, ये हमारा एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 होता है। ये चीज हमें दी हुई है। तो हमें इस n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, इस n की। l की वैल्यू, m की वैल्यू हमें पता है। कैसे पता है? यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कोस थीटा, जो l की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो कोस थीटा हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पर, π/3, यानी कि हमारा दिया हुआ है कोस 60 डिग्री। पाई का मतलब होता है 180/3। तो ये क्या हो गया मेरा 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है भाई, कोस 60 डिग्री हमारा होता है 1/2। और आगे क्या दिया हुआ है हमारा, m का जो कोस थीटा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√2। अब अगर मैं बात करूं n की, तो n का हमारे पास कोई उसने नहीं दिया है, यहाँ पर सिर्फ थीटा है। तो ये हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। अब यहाँ पर कोस थीटा बच्चों के दिमाग में उठेगा, सर आपने तो बोला था क्रॉस प्रोडक्ट में तो हमारा साइन थीटा का यूज होता है, इसका कोस थीटा का कोई यूज नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सवाल है ये क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है ही नहीं। मैं एक बात बता दूं तुमको, ये सीधा सीधा एक वेक्टर के टॉपिक से सवाल उठा हुआ है। कहीं पर भी इस पूरे सवाल के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं की गई है। गलती से ये इस सीट के अंदर आ गया है, दूसरी सीट में से, पुरानी सीट में से। ठीक है, तो ये सवाल हमें करना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। तो यहाँ पर कोस थीटा की यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में जब वो एंगल हमसे पूछेगा कि भाई एंगल निकालो दो साइड्स के बीच का, कोई दो साइड्स के बीच का एंगल हमें निकालना पड़ जाए, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें निकालना पड़ जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, तब हमें क्या करना होगा, साइन थीटा का यूज करना होगा। अदरवाइज कोस थीटा ही चलेगा हमारा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा, हमारे पास इस तरह से मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारा क्या होता है, इनके जो कोफिशिएंट दिए होते हैं उनके स्क्वायर का सम, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। और ये एक यूनिट वेक्टर है, उसने क्या बोला, ये एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का हमारा जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पर सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एल की वैल्यू हमारी कितनी आई थी यहाँ पर 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस इसकी m की वैल्यू हमारी आई 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू, n का हमें पता नहीं है क्या है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारे पास रूट हट जाएगा ऊपर से, 1/4 प्लस 1/2 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 के आ जाएगा। अब आगे कुछ नहीं है, आगे सिर्फ इसको सोल्व करो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम एलसीएम क्या लो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा दोनों साइड, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1 + 2 प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। या तो एलसीएम ले लो या फिर इनका एलसीएम भी 4 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, सीधा सीधा सभी जितनी भी यहाँ पर वैल्यू दी हुई है सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बच गया। इस तरह से ये n के साथ भी 4 आ जाएगा भाई, 4n का स्क्वायर। तो यहाँ पर 4n का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे, ये 3 हो जाएंगे मेरे, उधर जाएंगे माइनस के 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1। तो हमारा क्या आएगा, n का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। वैसे तो ये प्लस माइनस 1/2 आएगी, प्लस माइनस में कुछ भी ले सकते हैं हम, क्योंकि जब हम रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों तरह से इनको ले सकते हैं। और यहाँ पर जब हम, क्योंकि हमने क्या किया है, अब थीटा की वैल्यू निकाली है तो 1/2 हमेशा थीटा में पॉजिटिव ही होती है। तो कोस थीटा हमारा 1/2 कितने के ऊपर होता है भाई, कोस थीटा हमारा 1/2 हमेशा कितने के ऊपर होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो कोस थीटा हमारा 60 डिग्री के ऊपर हमेशा 1/2 होता है। तो हमारा जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई 60 डिग्री। बिल्कुल आसान सवाल है, दोबारा से समझेंगे इस सवाल को। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर समझाता हूँ इस सवाल के अंदर क्या क्या राम कहानी हुई है।
देखो उसने क्या किया, उसने हमें कोई वेक्टर या कुछ भी नहीं दिया है, सीधा सीधा उसने बोला है कि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें पता होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है। और इस तरह से उसने कुछ एंगल दे दिए, उसने आई जो डायरेक्शन है उसका एंगल दे दिया कोफिशिएंट का, उसने सीधा ये बोल दिया कि भाई ये जो एंगल दिए हुए हैं ना ये इनके कोफिशिएंट है। और अगर हमें पता है कोस थीटा की टेबल में वैल्यू क्या होती है तो हमें ये भी पता चल जाएगा भाई इसके क्या है, जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, इनके डायरेक्शन दी हुई है, इनके कोफिशिएंट क्या होंगे। तो एल, एम और एन हमने ले लिया। तो एल हमने मान लिया, पहला जो उसने आई के साथ दिया हुआ था, आई डायरेक्शन का एल मान लिया हमने कोफिशिएंट, तो 1/2 आ गया cos 60, cos 45 1/√2 आ गया, ये इसका कोफिशिएंट आ गया और इसका निकालना है। अब इसका कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 के इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला लगाया और उसको 1 के इक्वल पुट कर दिया, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई सारी निकल के। यहाँ पर एलसीएम लेकर भी कर सकते हो, सीधा मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, शॉर्टकट होता है ये करने का और सिंप्लीफिकेशन में समझ भी जाओगे कभी जब टॉपिक करवाऊंगा। तो यहाँ पर एन स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 1/4 और एन की वैल्यू आ गई हमारे पास ±1/2। वैसे ये ±1/2 आई है, लेकिन कोस के अंदर यहाँ पर जब थीटा की बात कर रहे हैं तो 1/2 यहाँ पर कभी माइनस होता ही नहीं है कोस के अंदर, तो इसीलिए पॉजिटिव लेना पड़ेगा और पॉजिटिव लेंगे तो कोस 60 पर हमारा 1/2 होता है और एंगल हमारा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। आसान सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। शो दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हालांकि इस सवाल को तुम खुद से कर सकते हो, तुम एक काम करो, चलो मैं करके ही दिखा देता हूं तुम लोगों को, फिर तुम्हारे डाउट आने ही आने हैं सवालों में लेकर। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा 2 इंटू ए वेक्टर प्लस क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस है ना यहाँ पर। तो इस सवाल को सोल्व करने में देखो कुछ भी नहीं है, अलजेब्रा वाले तरीके से इस सवाल को सोल्व करेंगे। इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए वेक्टर गुणा ए वेक्टर, अब इसकी बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस कर रहे हैं ना आपस में, तो आगे क्या होगा माइनस बी वेक्टर का हम इसके साथ करेंगे तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर क्या होगा हमारा माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। आगे क्या है ये हमारा इसके इक्वल आएगा, तो ये वाली फॉर्म लिख लेते हैं इस साइड इंटू बी वेक्टर। हमें ये प्रूव करना है भी क्या ये सच है, तो अब इसको करके देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर क्रॉस, जब दो वेक्टर सेम वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो वो इक्वल टू 0 हो जाता है और ये भी हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू 0 क्योंकि सेम वेक्टर है। अब दूसरी बात हम यहाँ पर बात करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो हमारे पास एक वैल्यू हो गई और ये हमारे पास क्या दिया हुआ है माइनस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस तरह से, देखो बी वेक्टर इसको हम लिख लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसको इस तरह से लिखा। और मैंने क्या कहा था अगर मैं इनको चेंज करूं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरह से लिखो तो ये साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, बी वेक्टर इंटू इस तरह से मैंने लिख के दिखाया था ना तुमको क्लास की स्टार्टिंग में, तो ये माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, बिल्कुल वही तो है, बस बी की जगह पे ए आगे पीछे कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू दी है तो मैं इसको इस तरह से लिखूं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बोलो हाँ लिख सकते हैं। अब आगे देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं और जब ये बाहर आएगा माइनस का बाहर साइन है और इससे ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से बन जाएगा ये। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों और ये बिल्कुल सेम पोजीशन में हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बिल्कुल आसान सवाल था, जिसकी समझ में न आया हो वो क्लास को इसका थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड लैम्बडा एंड म्यू इफ, यहाँ पर दो वेक्टर दिया है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल दिया हुआ है। हमें यहाँ पर एक तो म्यू की वैल्यू निकालनी है, एक तो लैम्बडा की निकालनी है और एक
म्यू की वैल्यू निकालनी है, ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इस तरह से ये दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसने कहा है इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो वेक्टर के इक्वल है। अब जीरो वेक्टर मैंने बताया था उसको कैसे लिख सकते हैं, 0i प्लस 0j प्लस 0 के, ये होता है हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है भाई। अब देखो आगे इस सवाल में करना क्या है, हमें यहाँ पर इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने, जब भी हमारे पास दो वेक्टर दिए होते हैं उनको डिटर्मिनेंट से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट से हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, और तुम लोग भी निकाल सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है तुम लोगों का कि तुम लोग कर लोगे। हालांकि कुछ बच्चे अब अच्छे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर मैं विश्वास भी कर सकता हूं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन पे मुझे विश्वास नहीं है। और सक्सेसफुल वही बच्चे होंगे जो मेरे पास, मैं देखो अब मैं सभी बच्चों की कॉपी इस तरह से चेक करूंगा, क्योंकि सबके घर तो मैं आ नहीं सकता कॉपी चेक करने के लिए, तो सभी की कॉपी मैं इसी तरह से चेक करूंगा। जो मुझे अपने फोटो खींच के भेजेगा कॉपी की, मैं फिर उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ ही दिन में। थोड़ा सा टाइम शेड्यूल थोड़ा सा कम बिजी चल रहा है, जिस वजह से मैं वो वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। एक दिन सभी की वीडियो बनाऊंगा, और सभी की जितनी भी ये है, किसी का नाम अनाउंस नहीं होता है, किसी के कॉमेंट आते हैं, हर तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार हर चीज बात के ऊपर कमेंट करते हैं अपने सवाल। और एक बात बता दूं, जितने भी बच्चों ने वीडियो के अंदर मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट पूछे हैं ना, उसी वीडियो में हर बच्चे का डाउट अपने आप क्लियर हुआ है, जब मैंने बताया कि वहां से देख लो हो जाएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा रहा है तो एक बार कमेंट करके और बता देना, उसको भी बता दूंगा मैं। ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर सबसे पहले आई वाली लेंगे, तो आई के कोफिशिएंट बनाएंगे। आई का कोफिशिएंट बनाने के लिए ये कॉलम और ये रो छोड़ दो, तो ये हो जाएगा मेरा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस, अब जे की बात करेंगे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, तो 2 म्यू माइनस 27। बोलो हाँ। अब आगे प्लस के, और के कोफिशिएंट कैसे बनाएंगे भाई, ये वाली जो रो है, जो कॉलम है के वाला वो, और रो है जो के वाली वो छोड़ो। अब यहां से हमारे पास ये दो बच गए, तो 2 लैम्डा माइनस 6, और ये बराबर हमारे किसके दिए हुए हैं, जीरो मैग्नीट्यूड के इक्वल दिए हुए हैं। और जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये वाला है जीरो मैग्नीट्यूड, इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों एक जैसी, दो हमारे पास बन के आगे दो वेक्टर फॉर्म, ये इधर वाली उधर वाली के इक्वल है, तो इक्वल कर देंगे। यहाँ पर आई वाले कोफिशिएंट और जे वाले कोफिशिएंट और के वाले कोफिशिएंट, इनके सभी के कोफिशिएंट को ना सेम रखेंगे, क्योंकि आई का जो कोफिशिएंट जब ये एक दूसरे के इक्वल है, बराबर का साइन है, तो मतलब क्या है, इसका आई का कोफिशिएंट और इसके आई का कोफिशिएंट तो सेम ही होगा, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं। तो आई का कोफिशिएंट उस साइड क्या है, जीरो, ये वाले हैं, ये वाला एक्सप्रेशन वहां पर लिख लेना अपने आप से। ठीक है। तो अब यहां पर मैं लिख सकता हूं इस आई के कोफिशिएंट क्या है, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, और बराबर किसके रखूंगा मैं, इस आई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, जीरो के इक्वल। अब मैं दूसरी तरह से लिखता हूं, अब जे वाले के लिख लेते हैं हम 2 म्यू माइनस 27। अब देखो इनके आगे साइन भी देखना जरूरी है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, प्लस के 2 म्यू हो जाएगा, और प्लस माइनस के 2 म्यू हो जाएगा, क्योंकि म्यू 2 म्यू यहाँ पर प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, प्लस के 27, और बराबर किसके, यहाँ पर जे का कोफिशिएंट है जीरो। अब यहाँ से मेरी म्यू की वैल्यू सीधी सीधी निकल रही है, मुझे इसमें इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, माइनस के 2 म्यू बराबर है माइनस के 27, माइनस से माइनस कैंसल, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई भाई निकल के 27/2। बोलो हाँ। अब हमें लैम्डा की वैल्यू और निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाल लो। इसका के का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2 लैम्डा माइनस 6, बराबर है किसके, के का कोफिशिएंट 0, तो 2 लैम्डा बराबर है, प्लस का हो जाएगा उधर जाके 6, कैंसल आउट 3 पे, लैम्डा बराबर किसके, 3 के। बोलो हाँ। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी आ गई और लैम्डा की वैल्यू भी आ गई, और इनको टोपी मैंने पहना है ना, ये टोपी तुम अपनी तरफ से पहना लेना। बोलो हाँ। तो अभी स्क्रीनशॉट लो सवाल का, दोबारा से समझाता हूँ सवाल में क्या क्या किया है। देखो सवाल के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, उसने उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या दे दिया है, जीरो वेक्टर के इक्वल। तो हमें क्या करना था, हमने इन दोनों वेक्टरों को वेक्टर की फॉर्म में लिखा, और वेक्टर की फॉर्म में लिख के इनका क्रॉस प्रोडक्ट वाले फार्मूले में
डिटर्मिनेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट का जो इनका एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन पूरा बना लिया। जैसे ही हमारा एक्सप्रेशन बन गया वो हमने इस जीरो वेक्टर के इक्वल पुट कर दिया। जैसे ही हमने जीरो वेक्टर के इक्वल पुट किया तो हमारा यहाँ से म्यू की और लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई। बस यही सवाल के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो भाई छठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या दिया हुआ है भाई हमारे पास, इक्वल टू 0 दिया है। और आगे क्या दिया है हमें, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी हमें 0 के इक्वल दिया है। कोई बात नहीं, अब आगे देखो। इज द कन्वर्स ट्रू, सॉरी व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में। देखो डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है 0 के इक्वल, कब होता है, जब ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि हमारा कोस थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा। बोलो हाँ। और यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो मतलब क्या होगा, जब ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर होगा, यानी कि साइन थीटा हमारा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बिल्कुल गलत है। हम यहाँ से कह सकते हैं इनमें से सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल हो सकती है, या तो ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो सकता है और या पैरेलल। कोई भी उसने बोला कि भाई 2 लाइन है मेरे पास, ये 2 लाइन है, वो कह दे कि ये दोनों पैरेलल भी हैं और ये दोनों परपेंडिकुलर भी हैं, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। या तो वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं या फिर वो पैरेलल हो सकती हैं, चीज एक ही पॉसिबल है। तो इसीलिए हमारा क्या है कंक्लूजन यहाँ पर सिर्फ यही निकलेगा, जो ये बात वो कहना चाहता है कि ये दोनों चीजें एक साथ कभी भी नहीं हो सकती। इनमें से एक चीज हो सकती है लेकिन दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकती। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलेगा, या तो हमारा ए वेक्टर 0 के इक्वल है या फिर हमारा बी वेक्टर 0 के इक्वल है। इन दोनों में से एक चीज तो हमारी क्या है, सही है। या तो ए वेक्टर 0 हो सकता है या बी वेक्टर, तभी हमारा ये पॉसिबल होगा कि भाई इनका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों चीजें क्या 0 के इक्वल हो जाए। अदरवाइज ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों पैरेलल भी हो जाएं और दोनों क्या है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर लंब भी आ जाए। इस तरह से बिल्कुल आसान। अगले सवाल देखो। तो भाई सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। लेट द वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी गिवन एज a1i प्लस a2j प्लस इस तरह से दिया हुआ है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। देन शोज दैट ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर है किसके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस का साइन है क्या, प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। हाँ भाई आ गया समझ में। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। इस सवाल में तुम अपने आप, ये होमवर्क का सवाल रहेगा तुम्हारा। सवाल नंबर कौन सा है ये, सवाल नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मुझे इसके आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में हर बच्चे से। तो देखो इसमें करना क्या है मैं बता देता हूँ इसका स्टेप, थोड़ा सा लेंथी सवाल है ये। हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, उसने इस तरह से ए वेक्टर दिया है ना, हमें a1i प्लस a2j प्लस a3k। बी वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर b1i प्लस b2j प्लस b3k। और सी वेक्टर क्या दिया हुआ है, c1i प्लस c2j प्लस c3k। इसी तरह से दिए हुए हैं, बोलो हाँ। तो आगे क्या करना है हमें पहले तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर इनका आपस में इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट प्लस इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट। देखो यहाँ से एक बात सीधी सीधी है, अगर समझदार हो, समझने वाली बात है, तो इस तरह से ले सकते हैं इसको, क्योंकि दोनों में ए वेक्टर दिया हुआ है और यहाँ पर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस तरह से बिल्कुल सेम है ना, बिल्कुल सेम आ रहा है। एक बच्चे ने मुझसे कमेंट में इस तरह से बात पूछी भी थी, अभी सीट नंबर 2 में एक ऐसा सवाल आया था डॉट प्रोडक्ट का, तो वो भी बिल्कुल सेम सिचुएशन थी और ये भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर करना क्या, तुम लोगों को पहले ए वेक्टर लिखना होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा तुम लोगों को। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए इनका इस तरह से अपना डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है इनको। और यहाँ पर बी प्लस सी को कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर ये जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अभी इस तरह से पीछे वाले सवालों में क्या किया था हमने, पीछे वाले सवालों में भी हमने इसको आपस में ऐड किया था। तो यहाँ पर बी और सी को ऐड करो, b1 प्लस c1 i प्लस
B2 प्लस C2 J प्लस B3 प्लस C3 K। ये इसके कोफिशिएंट हो गए I के, J के और K के, B प्लस C के और ये A के हो गए। तो यहाँ पर A के लिखोगे, यहाँ पर B के लिखोगे। कोफिशिएंट में लिख के ही दिखा देता हूँ इसके, तो बाकी आगे का तुम खुद करोगे। तो यहाँ पर A के क्या होंगे, A1 A2 A3 और B के क्या होंगे, B प्लस C के B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और ये B3 प्लस C3। ठीक है, इस तरह से अब हमें इसको एक्सपेंड करना है। वही बिल्कुल सेम वाला फॉर्मूला रहेगा, ये प्लस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का है। बिल्कुल सेम पीछे वाले सवालों की तरह करना है। इसका एक्सपेंशन बनेगा, पूरा लंबा सा एक्सपेंशन बनेगा तुम्हारा वो, और फिर दूसरी साइड से ए और बी का, फिर उनको आपस में ऐड करोगे तो ए और सी का। उस तरह से इसको इक्वल करके दिखाना है। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के, मुझे ये बताना है तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर सवाल समझ में नहीं आता तो बता देना, क्योंकि इसके बाद हमारी जो क्लास होगी वो प्रीवियस ईयर पेपर से जुड़ी होगी, फिर उस क्लास में भी समझा दूंगा इसको अच्छे से। काफ़ी लेंथी सवाल है ये, बाकी मैंने बता दिया इस सवाल में क्या क्या होगा, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। बिल्कुल पीछे वाले सवालों की तरह ही है ये भी। अगले सवाल की तरफ, तो भी सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इफ एदर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 और बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर के इक्वल। ये तो होगा ही होगा। अब हमें क्या निकालना है, इज कन्वर्स ट्रू, क्या इसका उल्टा पॉसिबल है, संभव है। तो जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोर्ड के ऊपर यहाँ पर 2 वेक्टर लिख दिए हैं और मैं बताऊंगा ये वेक्टर कैसे लिए हैं मैंने। तो ए वेक्टर हमारा यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है। उसने कहा था ए वेक्टर 0 है, तो हमारा यहाँ पर ए वेक्टर 0 नहीं है, बी वेक्टर बराबर है नहीं है 0 के। देखो ना, तो ये 0 के इक्वल है, नहीं ये 0 के। और हमें यहाँ पर साबित क्या करना है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। मतलब क्या है, ये हमारा अगर ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो क्या हमारा ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये 0 के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई इस तरह से भी हमारा क्या हो सकता है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आ सकता है। हमें सिर्फ ये साबित करना है। और वो कहना चाहता है कि अगर ये 0, क्योंकि वो ये कह रहा है कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो है ना 0 तभी हो सकता है जब ये भी 0 और ये भी 0 हो। लेकिन हम ये साबित करेंगे कि ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, और फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या है हमारा 0 आएगा। तो यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे आई जे और के, प्लस का साइन, माइनस का साइन और प्लस का साइन, जब एक्सपेंशन करेंगे काम की चीज है। तो यहाँ से किस तरह से इनके ए के यहाँ पर कोफिशिएंट और बी के कोफिशिएंट 2, 6 और 4, तो इस तरह से हमने लिखा। अब यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। देखो मैंने ये जो वेक्टर लिखे हैं ना प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया है, मैंने ये वेक्टर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, 2/4, 3/6, 2/4। क्या इनका जो रेशो है डायरेक्शंस का वो एक जैसा नहीं है क्या, A1/B1, A2/B2, C1/C2, क्या एक जैसे नहीं आ रहे ये। समझने की बात है भाई, इनका जो रेशो है डायरेक्शन रेशो वो इक्वल है। मतलब क्या है, ये जो दोनों मैंने वेक्टर लिए है ना, ये कोलिनियर वेक्टर लिए मैंने। कोलिनियर वेक्टर हमारा क्या होता है, जिनका डायरेक्शन रेशो जो होता है वो हमेशा सेम होता है। A1/B1, A2/B2, A3/B3। इनको A1, B1, C1 कुछ भी ले लो यार, ये बड़े कंफ्यूजन की चीज होती है, इनको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस ये देखो 2/4 का जो रेशो है 1/2 है, 3/6 का 1/2, 2/4 का 1/2। बस छोड़ो इस बात को यहीं पे। अब इसकी तरफ आ जाओ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देते हैं। तो आई का कोफिशिएंट हमारा क्या बनेगा, 4×3 12 माइनस 6×2 12 माइनस, अब आएगी जे की बारी। तो जे वाला कॉलम और जे वाली रो छोड़ दो, तो 4×2 8 माइनस 4×2 8 प्लस, अब के की बात कर लेते हैं। तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, तो 6×2 12 माइनस 4×3 12। बोलो हाँ। इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आई के साथ 0 कोफिशिएंट माइनस जे के साथ 0 कोफिशिएंट प्लस के साथ 0 कोफिशिएंट। अब समझने वाली बात है भाई, इसको इस तरह से लिखो 0 जे। अब ये प्लस माइनस के साइन कुछ भी हो, चाहिए प्लस के हो चाहिए माइनस के हो, ये हमारा किसके इक्वल आ गया,
ये हमारा एक जीरो वेक्टर के इक्वल आ गया। जीरो वेक्टर भी तो मैंने इसी तरह से लिखना बताया था ना, 0i + 0j + 0 के, उसके भी सारे कोफिशिएंट जीरो होते हैं। तो मतलब सीधा सीधा ये है, हमारा a वेक्टर भी जीरो नहीं है और b वेक्टर भी जीरो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, वो जीरो के इक्वल आ सकता है। तो जो वो कहना चाहता है वो बात गलत है, और जो हम साबित करना चाहते हैं वो बात सही है कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है हमारा a क्रॉस b जो है वो जीरो के इक्वल आ सकता है, जबकि हमारे क्या दिए हुए हैं, a वेक्टर और b वेक्टर जीरो के इक्वल नहीं दिए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। तो भी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। यहाँ पर a वर्टिस दिया है, b दिया है और c दिया है। 3 वर्टिसेस ऑफ है ट्रायंगल यहाँ पर दिए हुए हैं, उसके जो 3 शीर्ष हैं वो यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। इस तरह से दिए हुए हैं, ये बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें पेपर के अंदर, लेकिन हमें एक काम क्या करना होगा, हमें यहाँ से 3 वर्टिसेस में से एरिया क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा हमारा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड निकालना है ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने कहा है हमें क्या करना है, यहाँ पर दो लेने हैं, एक तो ए वेक्टर एक बी वेक्टर। यहाँ पर 2 एडजेसेंट साइड लेनी होंगी हमें, जिस तरह से हम ये वाली एडजेसेंट साइड ले लेते हैं जो इस पॉइंट पर आकर मिल रही है ए से बी। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा हमारा वो बनेगा 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस ये क्या बनेगा BC। इस तरह से हमारा बनेगा और ये हमारा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकल के आएगा। हम इसको ए वेक्टर मान के चलते हैं और इसको हम बी वेक्टर मान के चलते हैं। अब ए बी वेक्टर कैसे निकालना है, ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैं पीछे वाली सीटों में पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट और सेकंड में। तो हमें क्या करना होगा, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ए और बी हमारा क्या है टर्मिनल। तो बी में से ए को माइनस करो तो 2 में से 1 जाएगा तो 1i, 3 में से 1 जाएगा तो 2j प्लस के 2j, 5 में से 2 जाएगा तो प्लस के 3k। ये हमारा ए वेक्टर के इक्वल आ गया। इसको हम ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ए वेक्टर माना है। अब दूसरी बात करते हैं बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर बराबर है हमारा किसके, BC वेक्टर के। तो BC वेक्टर का मतलब क्या है, B हमारा क्या है इनिशियल पॉइंट और C हमारा क्या है टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल में से हम इनिशियल को माइनस करते हैं, तो यहाँ पर 1 में से 2 को माइनस करूंगा तो वह माइनस का i आएगा, और यहाँ पर 5 में से अगर मैं 3 को माइनस करूंगा तो प्लस के 2j आएगा, और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस के 0k आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई मैटर नहीं रहेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब क्रॉस प्रोडक्ट वैसे तो तुम लोग निकाल लोगे, लेकिन इस सवाल को मैं पूरा सोल्व करूंगा। i, j और k, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का। अब यहाँ पर करना क्या है, इनके कोफिशिएंट लिख लो 1 2 0 -1 2 और 0। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट हम निकाल रहे हैं, सॉरी ये 3 है ना, 3 मैं भी वही सोच रहा, क्योंकि डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है भाई, अगर कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाता है ना, तो वो डिटर्मिनेंट का जो एक्सपेंशन हम एक्सपेंड करते हैं उसको, वो 0 के इक्वल हो जाता है हमेशा। तो यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, जिसका एक रो या एक कॉलम 0 के इक्वल आ जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें अब आई के कोफिशिएंट निकालने हैं, तो आई वाला कॉलम और रो छोड़ दो, तो 2 × 0 क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 0 का मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 × i × 0 -6, और ये माइनस का j हो जाएगा, क्योंकि j के सामने माइनस का साइन लेना में। तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो तो 0 और 3 माइनस का 1 और प्लस के 3 गुणा करेंगे तो माइनस के 3 और माइनस के 3, माइनस का साइन था तो प्लस के 3 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का k। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ दो, तो ये बनेगा 2 और ये बनेगा हमारा माइनस के 2, यानी कि प्लस के 2 हो जाएगा ये, क्योंकि इसके सामने माइनस का साइन था। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 6i माइनस के 3j और ये प्लस के 4k। ये हमारा क्या आ गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या आ गया, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हुई है यहाँ पर, इनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ
क्या आएगा मैग्नीट्यूड हमारा निकल के यहाँ पर इन दोनों का, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर द रूट 36 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 36 और 25 कितना हो जाएगा हमारा 61 इक्वल टू 61। अब हम यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर 1/2 इंटू ये कितने के इक्वल आया था रूट 61, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 1/2 रूट 61 इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। स्क्वायर यूनिट इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। यूनिट के ऊपर भी वो हमसे पेपर के अंदर ऑप्शन में कुछ ना कुछ देकर हमें क्यूब दे देगा या कुछ भी दे देगा, हमें वहां पर भी वो कंफ्यूज कर सकता है। तो अब देखो इस सवाल को मैं दोबारा से समझाता हूँ बिल्कुल आसान सवाल था भाई ये तो, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब देखो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहले स्क्रीनशॉट लो और फिर समझो। कुछ खास है नहीं इन सवालों के अंदर, बस हमारा जो डर है ना, वो जिस तरह से घातक फिल्म में सनी देओल को बोल रहा था ना कि डर है कातिया का इनके दिलों में जो दहशत है वो डर है, तो इन सवालों को लेकर जो दहशत तुम्हारे दिलों के अंदर ना वो डर है, और डर कुछ नहीं है, सवाल मुश्किल नहीं है, मुश्किल वो डर है, उस डर को एक बार निकाल दो सवाल कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या कहा है उसने, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस दे दिए मुझे, 3 शीर्ष दे दिए ए बी और सी। हमने क्या किया वहां से उसने हमसे ट्रायंगल का एरिया पूछा, तो ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला हमें पता था भाई, कोई वेक्टर है, कोई भी 2 लाइनों का मैग्नीट्यूड और इस लाइन का हमारा जो वेक्टर है ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और 1/2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी लाइन का हमने लिया यहाँ पर, ए बी लाइन ये हमारा क्या होगा इनिशियल पॉइंट और ये हमारा क्या होगा टर्मिनल, क्योंकि ए से लेकर बी तक चले हम, फिर बी से लेकर सी तक चले, इसीलिए ये इनिशियल और ये टर्मिनल। तो इसलिए इस तरह से यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे ए वेक्टर के क्या आ जाएंगे कोफिशिएंट, और इसका पूरा वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा हमारा डायरेक्शन रेशो के साथ। जबकि अब बी में से सी में से बी माइनस करेंगे तो बी वेक्टर आ जाएगा हमारा, बी सी वेक्टर आ जाएगा निकल के। फिर हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर इनको मान के इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर हमने क्या किया इनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाला तो वैल्यू पुट कर दी और सवाल का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो भी अगला जो सवाल दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। तो पैरेललोग्राम का एरिया मैंने क्या बताया था, बस सीधा सीधा क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर और बी वेक्टर का और मैग्नीट्यूड, ये सीधा हमारा पैरेललोग्राम का। ट्रायंगल का निकालना हो तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका हाफ कर दो। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर दे दिए, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। हमें क्या करना है यहाँ पर इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाएगा एरिया। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये सवाल तुम लोग अपने आप कर लोगे, अदरवाइज मैं करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं करता मैं। तो यहाँ पर आई जे और के मार्कर की स्याही भी अब खत्म होने वाली है, तो मार्कर के अंदर स्याही डाल दो सर दूसरे के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा 1 - 1 और ये 3, ये लेंगे हम 2 - 7 और ये 1, के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब है इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सबसे पहले आई के कोफिशिएंट निकालते हैं। तो आई के कोफिशिएंट निकालने के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देते हैं, तो ये क्या बनेगा 1 × 1 माइनस के 1 और माइनस 3 × 21 माइनस के, तो ये प्लस के 21 हो जाएगा, माइनस जे के कोफिशिएंट बनेंगे ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ो, 1 × 1 1 माइनस 3 दूनी 6। अब आगे आएगा हमारा प्लस का के, तो के कोफिशिएंट बनेंगे ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ेंगे, तो माइनस के 7 और 2 × माइनस के 1 माइनस के 2, तो प्लस के 2 हो जाएगा, और ये के। अब इनको टोपी पहनाओ, अरे यार ये के इधर लिख दिया मैंने, चलो इधर लिख लो कोई बात नहीं, बात एक ही, आगे पीछे कहीं भी लिख लो। तो आगे क्या होगा, यहाँ से हम इनको सोल्व कर लेते हैं। ये सोल्व करोगे तो 21 में से 20 1 जाएगा, तो ये 20 आई बचेंगे प्लस के 20 आई माइनस के 5 बचेगा, तो प्लस के 5 जे हो जाएगा, कैप पहना दो, और यहाँ पर माइनस के 5 के बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो ये आ गया हमारा, और अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस
5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर कितना बनेगा ये 450 बन जाएगा। 450 अंडर दी रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 225। बोलो हाँ, ये कितने का इक्वल हो जाएगा? 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, और गुणा में रूट 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका पैरेललोग्राम, एक चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, उसका एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। ये हमारा 15 रूट 2 के इक्वल आएगा। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया हमने, हमें दो वेक्टर दिए हुए थे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और उनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सवाल नंबर 11, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है 3 और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है √2/3। ये दिया हुआ है। और आगे क्या कहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, एक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये जो क्या है, ये दोनों वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो जाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का यहाँ पर इक्वल हो जाएगा इसके। अब आगे क्या करना है? आगे यहाँ पर हमें निकालना है इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, इनके बीच का हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर साइन थीटा का यूज होता है। तो साइन थीटा का हमारा एंगल क्या बनेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बोलो हाँ। तो यहाँ पर सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन डिवाइड बाय किससे करेंगे? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 के इक्वल और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2/3। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना हमारे पास? 1/√2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हमारा आएगा साइन 45 डिग्री के इक्वल। यानी कि हमारा थीटा कितने डिग्री आ गया भाई? थीटा हमारा इक्वल टू 45 डिग्री यहाँ पर निकल के आ गया। बोलो हाँ। तो 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इस सवाल में ऑप्शन दिए हुए हैं और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा। तो भाई देखो, समझने वाली बात है। इस सवाल में तो बिल्कुल साफ साफ चीजें दी हुई हैं। सीधा सीधा हमें मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का भी दिया है, बी वेक्टर का भी दिया है, उनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट देके उसने बोला कि ये एक यूनिट वेक्टर है। तो हमने क्या किया भाई? हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल ले लिया, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। और हमने सीधा साइन थीटा, हमारा किसका फार्मूला है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इनको आपस में वैल्यू पुट की तो 1/√2 आया। साइन 45 पे होता है, 45 को हम π/4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साथियों, ये हमारा वेक्टर का आज सीट नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई है। यानी कि ये टॉपिक, ये मानकर चलो, हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जितने भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के बन सकते हैं, वेक्टर के टॉपिक के, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए हैं। इन 3 सीटों के अंदर एक नेक्स्ट सीट होगी अब हमारी, उसमें कुछ तो बच्चों के डाउट्स होंगे और कुछ उसमें क्या होगा, प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन होंगे। वो सारे मैं यहाँ पर अब एक क्लास में, एक कल या परसों तक वो क्लास भी प्रोवाइड करवा दूंगा तुम लोगों को। और उसके बाद हमारा वेक्टर का टॉपिक कंप्लीट है। इस टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना एग्जाम से पहले, क्योंकि अभी जो कलर के एग्जाम हुए थे रिसेंटली HSSC के, नवंबर के आसपास हुए थे, अक्टूबर नवंबर में, पिछले साल पता नहीं सितंबर में हुए होंगे। तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा सवाल वेक्टर के टॉपिक से आए थे। इसीलिए ये टॉपिक हमारा लंबा गया है, कम से कम 7-8 घंटे का टॉपिक बन रहा है ये। और इसकी जो PDF है वो सारी की सारी मैथ्स बाय प्रदीप सर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। साथ ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, जहां तुम्हारा मन करे वहां पर मुझे मैसेज कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं इतना सब होने के बाद आप सबको अब वेक्टर के टॉपिक में तो डाउट नहीं बचेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है सभी बच्चों ने, और साथ के साथ अपने साथियों को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए उनके साथ भी लिंक शेयर करो, ताकि और बच्चे भी इन क्लासेस का फायदा ले सके। तो भाई मेरी बस आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट थी। इसके अलावा आप लोग जितने भी बच्चे इन क्लासेस को देख रहे हैं,
आपके सभी जितने भी बच्चे हैं आपने नोट्स जो बनाए हैं, मुझे उन नोट्स के आप फोटो जरूर सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग भी पढ़ रहे हो। कम से कम 20 बच्चों ने मुझे भेजे हुए हैं, उसके बाद और भी बच्चों के आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बच्चे कहीं ना कहीं जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी वो कर भी रहे हैं, और इसका डिफरेंस जो है वो खुद देखोगे तुम एग्जाम में। तुम्हें वेक्टर के जब ये टॉपिक ये 3 क्लास 4 क्लास कर लोगे ना वेक्टर की, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई इन क्लासों से बाहर तो सवाल पेपर में आया ही नहीं, और हमने तो एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया। मतलब किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, कहीं पर भी चले जाना, किसी टीचर के पास चले जाना, किसी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, जहां तुम्हारा मन करे वहां चले जाना, वेक्टर के सवाल वो जितने भी तुम्हें कराएगा, जितना भी तुम्हें पढ़ाएगा उसमें, और फिर इन क्लासों में अपने नोट्स में डिफरेंस देखना, और फिर तुम्हें पता लगेगा वो इससे कम ही पढ़ा रहा है, इतना इससे कम बातें ही वो बता पा रहा है, जितनी बातें मैंने बताई है वो इतनी भी बातें तुम्हें नहीं बता रहा है। और दूसरी बात, ये क्लासेज हमारी लंबी होती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डेली वीडियो डालो। देखो भाई, छोटी सी बात समझाता हूं तुमको, 30-30, 20-20 मिनट की वीडियो में बना सकता हूं। 20 मिनट की वीडियो में क्या होगा, 3 सवाल सोल्व करवा दूंगा मैं, 2 सवाल सोल्व करवा दूंगा, 2 या 3 सवाल सोल्व करवा के आधा घंटा मेरा निकल जाएगा, एक वीडियो डाल दूंगा। 2 सवाल 3 सवाल करवा के कल फिर एक नई वीडियो डाल दूंगा, परसों फिर एक नई वीडियो। तुम उसका वेट करते रह जाओगे, मतलब कई दिन तक वेट करने के बाद तुम्हें पूरा टॉपिक मिलेगा, तब तक तुम पहले वाली क्लास का भूल जाओगे भी उसमें क्या करवाया था। तो इसमें क्या है, मैंने इस टॉपिक को भी इस तरह से मैनेज किया है, डॉट प्रोडक्ट अलग करवा दिया, क्रॉस प्रोडक्ट अलग करवा दिया, और उसमें क्या करवाया है, पूरा का पूरा ही करवा दिया है, उससे जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं, एक कॉन्सेप्ट भी नहीं छोड़ा है, एक ही क्लास में दे दिया। अब ये जो क्लास है ये 1.5 घंटे की क्लास है, इसको चाहे 3 दिन की तुम 4 दिन की 20-20 मिनट की क्लास मान के पढ़ लो, 4 दिन 20-20 मिनट करके, या एक दिन में पूरा पढ़ के 2 दिन अपना आराम से दूसरे सब्जेक्ट की तरफ पढ़ो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे करना है। ठीक है, मैं इसी तरह से एक क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करवाऊंगा एक टॉपिक का, बस मेरा बार बार यही है कि बात तुमसे रहेगी। तो भी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी है, लाइक और शेयर जरूर करना है सभी बच्चों ने, बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अब लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, नेक्स्ट वीक से हो सकता है। तो भाई थैंक यू जुड़ने के लिए। जय जवान जय किसान, जय हिंद।